कोई थीटा का एक आर्क गिवन है, ध्यान से देखना। ऐसा कुछ डायग्राम समझ सकते हो। ये थीटा का आर्क गिवन है, मास एम और रेडियस आर गिवन है, ठीक है। अब मुझे ऐसा बोला गया कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ ओ पॉइंट से। ओ से इसका सेंटर ऑफ मास अपने को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, आइडिया लगेगा क्या? देखो, सबसे पहले क्या करो कि इसमें एक एक्सिस अपन ड्रॉ करेंगे, और ये एक्सिस इस तरीके से होगा कि इसको ये सिमेट्री में डिवाइड कर रहा हो। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्लियरली देख सकते हो। और ये टोटल एंगल थीटा है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, बाद में अपन लिखेंगे, ठीक है। थीटा बस ध्यान रखना, जो एंगल ऊपर होगा वो एंगल नीचे होगा, सिंपल है। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। मैं क्या कहता हूँ कि एक अल्फा एंगल पे, एक एंगल अल्फा पे एक डी अल्फा का एलिमेंट मानते हैं। बहुत ध्यान से समझना, एक एंगल अल्फा पे डी अल्फा का एलिमेंट मानते हैं। तो डी अल्फा का एलिमेंट का मास कितना होगा, ये कैसे लिखेंगे? तो देखो, थीटा एंगल में एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही है। एक में कितना होगा, एम बाई थीटा। डी अल्फा में कितना होगा, तो एम बाई थीटा इंटू डी अल्फा, सही है। तो इस तरीके से डीएम तो अपन लिख सकते हैं एम बाई थीटा इंटू डी अल्फा, ये सिंपल अपना डीएम आ जाता है। उसके बाद यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो तुम कहोगे आर कॉस अल्फा कॉमा आर साइन अल्फा। कह सकते हो ना, ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से देख सकते हो। रेडियस आर है और ये एंगल थीटा, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हाइट तुम बहुत आसानी से देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे ये भी बताओ, क्या इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में होगा क्या? यस का मैसेज करो। क्या इसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस में होगा क्या? सिमेट्री है, अपने को समझ में आता है कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस में होगा। तो सिर्फ और सिर्फ इस पे एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट का कोई सवाल ही नहीं है। तुम सॉल्व करोगे जीरो आएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सिर्फ एक्स कॉम ही सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से आएगा एक्स डीएम का इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो देखो एक्स कितना है, आर कॉस अल्फा। डीएम कितना है, एम बाई थीटा इंटू डी अल्फा। इसी का इंटीग्रेशन जाएगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू। अभी माइनस थीटा बाई टू क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से देखो, क्योंकि तुम एक बार नीचे आओगे और एक बार ऊपर जाओगे, तो अपने को पता है कि थीटा अपन जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो प्लस लेते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो माइनस लेते हैं। इस वजह से ये टर्म आ रहा है, ठीक है। और डीएम का इंटीग्रेशन तो एम ही रहेगा, एम से एम कैंसिल होगा, कांस्टेंट बाहर निकालो, आर अपॉन थीटा बाहर निकलेगा, और कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन होगा साइन अल्फा, और लिमिट माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्लियरली देखोगे क्या आएगा, टू आर साइन थीटा बाई टू बाई थीटा। देखो सॉल्व करके इतना ही आएगा क्या? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, स्टार्टिंग से एंड तक में कहीं कोई डाउट है तो बताओ। एक बार नोट कर लो, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ।
देखो एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूँ, कर क्या रहे हैं। देखो अपने पास एक थीटा एंगल का कोई आर्क है, रिंग टाइप समझो, मतलब एक सिंपल नेक्स्ट डायग्राम में बताऊं तो ये सपोज करो रिंग है, और इतना सा सेक्शन अपने को दिया गया है, और इस सेक्शन के बारे में थीटा कहा गया, मास एम दिया गया, ऐसा। ठीक है, तो एम मास है, रेडियस आर है, ऐसा अपने को गिवन है। और मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। एक जनरलाइज कंडीशन अपन सॉल्व करना चाह रहे थे, ताकि थीटा 90 ना हो, 180 कुछ भी नहीं, अपन सिंपल जनरलाइज केस सॉल्व करना चाह रहे थे, ताकि इसको अपन सिंपल किसी स्पेसिफिक के लिए थीटा चेंज करके आंसर निकाल सके। तो इसमें ये बताया गया कि थीटा एंगल में एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक में एम बाई थीटा, डी अल्फा में कितना होगा, एम बाई थीटा इंटू डी अल्फा, तो डीएम पता लग गया। इसी का कोऑर्डिनेट यदि देखो तो आर कॉस अल्फा और आर साइन अल्फा, सही है ना। तो ये आया कैसे, तो सिंपल एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट से अपन सिंपल कर लिए। एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस अल्फा और डीएम की वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर दिया। तो मैं पता है टोटल एंगल थीटा है, तो ये होगा थीटा बाई टू और ये भी होगा थीटा बाई टू। बट एरो दोनों के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक का निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव। बस इसको सॉल्व करा, ये आंसर आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सभी को अच्छे समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो अब इसको और अच्छे से समझते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ साइड में। क्या आया रिजल्ट, अपन ने क्या सॉल्व किया और इसका क्या यूज आएगा, कैसे इसको यूज करेंगे, ये समझो। देखो सबसे पहले ये समझो कि जो तुम्हें रिजल्ट आया है ना, वो एक्स कोऑर्डिनेट आया, और ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट ही आएगा, क्योंकि इसमें वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा। तुम चाहो तो सॉल्व कर भी सकते हो। इस पी पॉइंट का यदि मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 2r साइन थीटा बाई टू अपॉन थीटा कॉमा जीरो। ये सिंपल है। तो इसका हेल्प कैसे मिलेगा अपने को, देखो कैसे हेल्प मिलेगा, एक एक स्टेप ध्यान से देखना। इधर साइड में ही करता हूँ सॉल्व, ध्यान से देखना, सीखना। जैसे लास्ट क्लास में तुम्हें याद होगा, अपन ने एक सेमी सर्कुलर आर्क के लिए सॉल्व किया था, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन गिवन हो सेमी सर्कुलर आर्क हो चाहे कोई भी हो, उसको सबसे पहले एक ऐसा एक्सिस ड्रॉ करो जिससे कि वो दो भाग में डिवाइड हो। जैसे यहाँ पे अपन ने एक्स एक्सिस करके डिवाइड किया, कर दिया, अच्छा। यहाँ पे ये काम कौन कर रहा है, वाई एक्सिस कर रहा है। तुम जो निकालोगे ये डिस्टेंस निकालोगे, है ना, जैसे अपने यहाँ पे ये डिस्टेंस निकाला था, वैसे यहाँ पे ये डिस्टेंस निकालेंगे। तुम यहाँ क्लियरली देख सकते हो थीटा यहाँ पे कितना है, 180। इसको तुम चाहो तो पाई से भी लिख सकते हो, तो 2r, और साइन 91 होता है, और पाई को सिंपल पाई तो 2r बाई पाई। तो इसका कोऑर्डिनेट अपना आएगा 0, 2r बाई पाई। समझ में आया क्या। कुछ समझ पा रहे हो इस जनरल कंडीशन को सॉल्व करने के पीछे क्या रीजन है। इसे याद करके बाकी सबको तुम याद कर सकते हो। चलो नेक्स्ट कंडीशन अपन सॉल्व करेंगे। अब तुम्हारे पास एक डिस्क दिया गया है, एक डिस्क है, मास एम और रेडियस आर। सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो। डिस्क है, मास एम और रेडियस आर, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो, कोऑर्डिनेट इसका।
देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं एक बार। कुछ आइडिया लगा क्या किसी को? देखो सबसे पहले इसमें एक छोटा सा आर्क, ऐसा इस तरीके का। हाँ बिल्कुल सही बात है, सेमी सर्कुलर एलिमेंट कर लेंगे, बिल्कुल सही सोच रहे हो। देखो ये सेमी सर्कुलर जो एलिमेंट है ना, इसका मुझे सेंटर ऑफ मास पता है, क्योंकि जस्ट पहले अपन ने यही काम किया है। तो इधर से कोई आर डिस्टेंस मान लो और थिकनेस अपन क्या मान लेते हैं, डी आर। सोचना, तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल समझो, पाई आर स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि अब एरिया आ गया है, लेंथ वाइज तो है नहीं, है ना। तो पाई आर स्क्वायर बाई टू, एरिया में एम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक में कितना होगा, 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना। सिंपल लिख रहा हूं। अच्छा, और इस एलिमेंट का एरिया कितना होगा, तो इस एलिमेंट का एरिया होगा पाई इंटू आर इंटू डी आर। सही है ना, सोच के देखो इतना ही होगा क्या। देखो तुम्हें पता है कि जब इस एलिमेंट को यदि मैं एक अलग से डायग्राम ड्रॉ करके तुम्हें समझाऊं, तो इसको तुम चाहो तो स्ट्रेट भी कर सकते हो, और जैसे स्ट्रेट करोगे तो ये लेंथ है पाई आर के बराबर, और ये थिकनेस है डी आर के बराबर। तो ये एक रेक्टेंगल टाइप है, तो इसका एरिया अपन सिंपल बेस इंटू लेंथ इंटू विड्थ अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि डी ए एरिया में मास कितना है, तो डी ए एरिया में मास है 2m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू, अब देखो यहाँ पे स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर क्यों आएगा, क्योंकि अपन किसी जनरल रेडियस की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे स्मॉल आर लिखेंगे ध्यान से। तो स्मॉल आर इंटू डी आर। पहले ये बताओ, तुम्हें डीएम समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो, तुम्हें यदि डीएम समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो, सभी को मैसेज करना है। डीएम अपन ने कैसे सॉल्व किया है ये सभी को समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो, बहुत आसान है उसके बाद तो फिर। अब जैसे तुमने ये काम कर लिया, तो तुम्हें पता है कि इस सेमी सर्कुलर का जो कोऑर्डिनेट है, वाई कॉम कहाँ है बताओ, 2r/पाई। पीछे सॉल्व किया अपन ने, तो अब मैं सीधा वाई कॉम पे आ जाता हूँ, एक्स कॉम तो जीरो ही होगा। तो 2r/पाई, और मास है कि लाइट चली गई यार। चलो फिर से अब मोबाइल नेटवर्क पे कनेक्ट करना होगा, हाँ फिर नोट करना होगा। खैर, देखो एक बार फिर से। देखो अपने पास ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, इस तरीके से, ठीक है। एक बार फिर देख लेना, मास और रेडियस आर गिवन है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा डीएम अपन ने सॉल्व किया था, क्या आया था, 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर इंटू डी आर। तो पाई से पाई कैंसिल कर भी सकते हो, तो डीएम आ जाएगा 2m अपॉन आर स्क्वायर आर इंटू डी आर, तो ये डीएम आ गया, ठीक है। जो सेमी सर्कुलर एलिमेंट अपन मान रहे हैं, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, आर डिस्टेंस पे अपन ने एक डी आर एलिमेंट काउंट करा है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वाई कॉम, ये सिंपल 2r/पाई कॉमा 0 पे होगा। तो वाई कॉम क्या आ जाएगा, सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ
2r/पाई 2m/r² r/dr, यही होगा क्या देखो। और नीचे तो m आ जाएगा सिंपल, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से कैपिटल R। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते चलो। 4/पाई r² बाहर निकलेगा, एंड यहाँ से आएगा r³/3। देखो ध्यान से, लिमिट रखने के बाद और m कैंसिल ही हो जाएगा, और r² से ये वाला कैंसिल होगा, और यहाँ से आएगा 4r/3 पाई y को, यही आएगा क्या देखो। तो इस सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए अपन सिंपल कोऑर्डिनेट बताते हैं। तो x कॉम y कॉम होगा 0, 4r/3 पाई। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, नोट करो एक बार। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, बहुत आसान है। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखो इसका अपन जनरल केस देखेंगे, जैसे अपन ने पिछले वाले केस में सेमी सर्कुलर मतलब कोई आर्क के लिए देखा था। तो देखो अपने पास ये सिंपल एक आर्क गिवन है इस तरीके से, कोई सर्कुलर प्लेट का सेक्शन है अपने पास ये, ठीक है, ठीक है। मास m और रेडियस r गिवन है, एंगल थीटा गिवन है, ये टोटल एंगल थीटा है। अब इसमें मैं सॉल्व नहीं करूंगा, रिजल्ट में डायरेक्ट लिखूंगा। तुम सॉल्व करना चाहते हो तुम खुद से घर पे कर सकते हो, तुम्हें आ गया है सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें तो तुम सिंपल कहोगे कि x कॉम कॉमा y कॉम इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 4r साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 3 थीटा। सही है ना, 4r साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 3 थीटा कॉमा 0। तो ये किसी भी आर्क के लिए है। तो इससे फायदा क्या होगा, जैसे मान लो सेमी सर्कुलर आर्क के लिए मुझे सॉल्व करना होगा, तो मैं थीटा कितना रखूंगा 90 डिग्री, क्योंकि देखो टोटल थीटा तो 180 है। यहाँ पे टोटल थीटा कितना है 180 डिग्री। तो यदि मैं इसमें y कॉम निकालना चाहता हूँ तो क्या आएगा 4r और साइन 91 हो जाएगा,
और यहाँ पे 3 पाई। तो इस तरीके से अपने को वाई कॉम पता लग गया, तो इसका मैं कोऑर्डिनेट कह सकता हूँ 0,4r/3 पाई। समझ में आया क्या तुम्हें ये? किसी को डाउट हो तो बताओ। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखना, इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, अब अपने पास एक सेमी सर्कुलर तो नहीं, अब एक क्वार्टर डिस्क इस तरीके का गिवन है। इसका मुझे सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, इसका मुझे कोऑर्डिनेट सॉल्व करना है सेंटर ऑफ मास का। ध्यान से देखना, मास m, रेडियस r गिवन है, और मुझसे पूछा गया फाइंड x एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेक्शन। x कॉम कॉमा y कॉम सॉल्व करना है। क्या आइडिया लग रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, कुछ आइडिया? इसे अपन फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे? कोई माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हो। बोलो। थीटा 45, बिल्कुल सही बता रहे हो, थीटा 45 होगा। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे कि ये अपने पास यूनिफॉर्म सेक्शन है, तो मैं एक ऐसा एक्सिस ड्रॉ करूंगा जो इसे दो बराबर भाग में बांटेगा, राइट? और इसी में तुम ये डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, ये डिस्टेंस तुम कैलकुलेट करोगे। तुम पीछे के डायग्राम को भी ध्यान से देखो, तो अपन कर क्या रहे थे, अपन ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना? जो एक्सिस अपन डिवाइड कर रहा है उसे दो इक्वल भाग में, पार्ट्स में, उसका अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ भी जो अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो सिंपल ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, कितना होगा? तो ध्यान से देखना, यहाँ पर अपन सिंपल लिख सकते हैं 4r साइन थीटा/2 अपॉन 3 थीटा। और थीटा है कितना, 45 डिग्री, तो यहाँ से आएगा 4r, और साइन 45 तो पता है 1/√2, एंड 45 है तो यहाँ पे अपन पाई/4 भी लिख सकते हैं ऐसे। सही है ना? तो टोटल यदि अपन सॉल्व करें तो 16r/3√2 पाई ये बनेगा क्या, देखो अच्छे से। नहीं नहीं, यहाँ पाई तो 90 ही रहेगा ना, मैं उल्टा लिख दिया, यहाँ पे तो 90 रहेगा ना। थीटा यहाँ पे 45 है, लेकिन ओवरऑल थीटा तो 90 है ना। 8r/3√2 पाई, तो ये डिस्टेंस आ गया। अब इसका मुझे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट लिखना होगा, तो मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट ले लूंगा। 8r/3√2 पाई और साइन 45 या कॉस 45, कुछ भी लिख सकते हो तुम, दोनों इक्वल ही है। तो यहाँ से आएगा 8r/3 पाई। कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या? यहाँ पे 4r ही था ना। कहीं मिस्टेक हो रहा है यार, देखो तो जल्दी कहाँ पे है।
थीटा है 4r/3 पाई। हाँ यार सही है, 4r आएगा। ये 2√2 इसे 2 बना देगा ना, सही है। और सिमिलरली वाई कॉम क्या आ जाएगा, 8r/3√2 पाई, और यहाँ पे आएगा sin45, तो sin45 को सॉल्व करोगे तो फिर से आएगा 4r/3 पाई। तो इस तरीके से जो अपना कोऑर्डिनेट है एक्स कॉम कॉमा वाई कॉम, ये कितना आ जाएगा 4r/3 पाई कॉमा 4r/3 पाई। तो इस तरीके से अपन आंसर बता सकते हैं बिना सॉल्व किए हुए, बट इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला याद रखना होगा। यदि ये सभी को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया हो तो इसका मैसेज करो। सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो इसका मैसेज करो। तो अपन ने सर्कुलर डिस्क और रिंग के केसेस को तो बहुत अच्छे से डील कर लिया। अब आगे बढ़ेंगे। आज मैं तुम्हें ग्रुप पे एक फोटो भेजूंगा, तो उसके सेंटर ऑफ मास कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसे याद भी रखना है। कुछ और अपन अच्छे क्वेश्चंस इस पर अपन देखेंगे। ये नोट कर लिए क्या? कर रहे। कर लो। ओके ठीक है। यस सर, हो गया। ठीक है, नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज कर दो। तो इस तरीके से कोई भी आर्क गिवन हो 30 डिग्री 60 डिग्री अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस ये फॉर्मूला याद रखना 4r sin θ/2 अपॉन 3 थीटा, और ये भी ध्यान रखना कि अपन इस कंप्लीट एंगल को थीटा माना, इस फॉर्मूला में कंप्लीट एंगल को अपन ने थीटा माना। बढ़े आगे क्या? देखना, अब हेडिंग लिखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडी सिस्टम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से समझना सीखना। पहले है क्या मैं तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे सपोज करो एक अच्छा सा सर्कुलर सा एक डिस्क है, बहुत अच्छा सा है, कोई सा भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ना, समझना ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन है इसे काट के हटा दिया गया। तो मास अब सिर्फ इतने से रीजन में है, ठीक है, इसको काट के हटा दिया गया। तो देखो जब काट के नहीं हटाया, अच्छा पहले काट के जब हटा दिया गया ना, तो इसी ऑब्जेक्ट को अपन कहते हैं ट्रंकेटेड बॉडी सिस्टम, ठीक है। हाँ, जब काट के नहीं हटाया गया था तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, ओरिजिन पे। बट जैसे तुमने काट के हटाया तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया होगा। मैं निकालना चाहता हूँ कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ कहाँ, समझ गए। तो सिंपल समझने वाली बात है कि यदि मैं किसी तरीके से, ध्यान से देखना, इसमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। सुपर पोजिशन का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरे को प्लेस कर दो। एक ऐसा ही डिस्क मैं कहीं से लेके आऊं और इसमें मैं सिंपली ऐड कर दूं, तो क्या मेरा जो नेट डायग्राम है वो ऐसा बन जाएगा क्या? सोच के बताओ। मैंने क्या करा कि इतना सा वाला पार्ट कहीं से लेके आया और इसमें ऐड कर दिया, तो ये पहले जैसा बन गया। अच्छा, अब मुझे क्या पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास तो पता है 0,0 पे, इसका सेंटर ऑफ मास भी पता है। ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक है r, तो ये लेंथ होगा कितना r/2, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास पता है r/2, 0। इसका नहीं पता है ना,
तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों का समेशन पता है, ये नहीं पता है, तो अपन कुछ ना कुछ मेथड्स लगाएंगे। पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर मैं बताता हूँ। इसके ऊपर साइड में लिख लेना सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जैसे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा होगा वैसा ही कुछ है यहाँ भी। चलो नोट कर लिए होगे, तो अब मैं इन सभी का ना मासेस पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखना ध्यान से। तुम्हें इतना तो पता है कि एक यूनिफॉर्म मास सिस्टम है और 2D सिस्टम है, तो इसके लिए अपन मास डेंसिटी सिग्मा डिफाइन करते हैं। तो सोचो इसके लिए मास कितना होगा, सोच के बताओ। इसके लिए मास अपन कैसे लिखेंगे बताओ। तो पहले इसके लिए अपन एरिया लिख लेते हैं। तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2। सही लिख रहा हूं क्या, देखो यहाँ पे 4 आ जाएगा। पहले बताओ ये सही लिख रहा हूँ क्या। तो ये आ जाएगा सिंपल 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4। इसका एरिया जो मैंने लिखा है, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। इस वाले सेक्शन का जो एरिया है वो एरिया है 3 पाई आर स्क्वायर बाई 2, मतलब 4 सॉरी। तो इसका यदि मैं मास लिखना चाहूँ तो सिग्मा इंटू 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 होगा। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। सिमिलरली इसके लिए यदि m2 लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4। और इसके लिए यदि अपन m लिखना चाहें सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मास में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आ गया हो तो ये इसका मैसेज करो। देखो ये 1/4 तो अपन मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, मैं सिंपल ये कहूंगा कि मैंने r रेडियस का एक सेक्शन यहाँ से कट आउट कर लिया, तो इसका कंप्लीट एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। इसका रेडियस है r बाई 2, तो पाई आर स्क्वायर करोगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, इसको सॉल्व कर लिया तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4। इसको देख के जरूर कह सकते हैं कि 1/4 ही निकाला गया, बट मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी सेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे अपन जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। चलो ये समझ आ गया क्या तुम्हें। तो जल्दी से मास भी लिख लो, फिर इसको मैं मिटा के फिर आगे लिखूंगा। अच्छा एक काम और, रुको रुको एक काम और। पहले बताओ इसका सेंटर ऑफ मास r बाई 2, 0 समझ में आ गया। इसका सेंटर ऑफ मास है 0, 0। अब इसका सेंटर ऑफ मास मैं निकालना चाहता हूँ। पहले इतना जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ। या नेक्स्ट पार्ट इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना।
देखो जो तुम्हारा रिजल्ट है, मतलब रिजल्ट जिसको अपन ने कंप्लीट ये सेक्शन माना था, इसका सेंटर ऑफ मास में एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0, और ये भी है वाई कोऑर्डिनेट भी कितना है, 0। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो यदि मुझे एक्स कॉम लिखना हो तो मैं सिंपल लिखूंगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये लिखूंगा क्या, जल्दी बोलो। अच्छा, एक्स कॉम तो मुझे पता है 0 के बराबर है, m1 है कितना, तो सिंपल 3 पाई r² अपॉन 4 इंटू सिग्मा, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता, दूसरे का एक्स कोऑर्डिनेट तो सिंपल आ जाएगा पाई r² अपॉन 4 इंटू r/2, देखे ही हो तुम। और टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास आ जाएगा सिग्मा पाई r², ये आएगा टोटल मास। सही है ना। अब बस इसी को अपन सॉल्व कर देंगे, तो तुम यहाँ से x देखोगे, x कितना आया, माइनस साइन के साथ पाई r² अपॉन 4 इंटू r/2 डिवाइड बाई एक सिग्मा भी होगा यहाँ पे, डिवाइड बाई सिग्मा 3 पाई r² अपॉन 4। ध्यान से देखना, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, और पाई r² से पाई r² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एंड यहाँ से सॉल्व करने पे आ रहा है -r/6। तो जो x कोऑर्डिनेट है, जो x कोऑर्डिनेट है उस ट्रंकेटेड बॉडी सिस्टम का, उसका है कितना, -r/6। पहले बताओ यहाँ तक तुम्हें समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो, पहले बस समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। ये कैसे किया, सभी को समझ में आया क्या? सिंपल अपन ने m1 m2 मतलब m1 x1 m2 x2 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। नेट सेंटर ऑफ मास मुझे पता है 0, तो जो नहीं पता था वो निकाल लिया। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये जो ट्रंकेटेड बॉडी सिस्टम है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट मैंने अज्यूम करा था वो होगा कितना, -r/6, यानी कुछ इस तरफ होगा, पीछे भी होगा। समझ में भी आता है, तुमने इधर का पोर्शन हटाया तो सेंटर ऑफ मास पीछे ही तो जाएगा। अच्छा इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, कैसे, इसका भी y 0, इसका भी y 0, तो नेट तो 0 ही आना है। तो इस ट्रंकेटेड मास सिस्टम का यदि मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो आएगा -r/6, 0। नोट कर लो अच्छे से। हाँ ये रहा चलो अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करके बताना आंसर। देखना, अपने पास ये एक कोई मास सिस्टम गिवन है, और इसमें से कैलकुलेशन जरा सा गंदा जाएगा, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सिंपल सा अपन ने हटाया है, और ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का है r/2, नहीं r/2 तो नहीं कहेंगे, r/4। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है r/4। ठीक है, ये बाहर निकाल दिया गया, और ये अपने पास ट्रंकेटेड मास सिस्टम है,
यूनिफॉर्म मास डेंसिटी सिग्मा मान सकते हो, क्वेश्चन में नहीं भी गिवन होगा तो भी तुम खुद अज्यूम करोगे, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं गिवन होगा। इसे हटा लिया गया और इसका नया सेंटर ऑफ मास तुमसे पूछा गया है। करो सॉल्व। r/4 रेडियस का एक सेक्शन हटा लिया गया, बाकी जो तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है वैसे ही है। तुमसे पूछा गया है न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। r/20 माइनस साइन के साथ -3/28। अलग अलग आंसर्स आ रहा है भाई साहब, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो। चलो एक बार मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ, देखते हैं ध्यान से। एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। और फाइनल डायग्राम तुम्हें पता ही है, ठीक है। देखना, तो सबसे पहले इसका मास कितना होगा, एरिया दिखेंगे तो एरिया लिखोगे तो πr² माइनस πr²/16, यही तो होगा, सोच के बताओ। 15πr²/16, ठीक है। इसका होगा सिग्मा इंटू πr²/16। इसके लिए सेंटर ऑफ मास x, y, इसके लिए कितना होगा, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ये r/2 और ये है r/4, तो ये होगा 3r/4, 0। एक बार देखो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 3r/4, 0।
तो अब डायरेक्ट रिजल्ट पे आते हैं, 0 इक्वल्स टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 15 पाई आर स्क्वायर बाई 16, मुझे इसका तो पता ही नहीं, तो इसका x मान लेते हैं, प्लस इसका सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 3r/4, और नीचे जो भी होगा वो तो जीरो ही होगा, समेशन मतलब मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, और 16 से ये वाला 16 कैंसिल, तो यहाँ से आएगा 15x माइनस ऑफ 3r/4। ध्यान से देखो, इधर से 5 आएगा और एक x इक्वल्स टू माइनस r/20। आसान था। कैलकुलेशन रिड्यूस कैसे करना है ये भी अपने को सीखना है, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैं एक एक स्टेप लिखूं, जो मुझे दिख रहा होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा तो उसको मैं फालतू में लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो एक एक कैलकुलेशन के स्टेप को भी बहुत अच्छे से सीखना है, ताकि अपन कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर सके, टाइम सेव कर सके। बहुत ही बढ़िया, गुड। पहले बताओ, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया क्या? सभी को समझ में आ गया हो तो इसका मैसेज करो। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी तक अपन सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चेक कर ले रहे थे, अब अपन देखेंगे वेलोसिटी, ठीक है। एक बार नोट कर लो, डन का मैसेज कर दो, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नोट कर लिए हो, डन का मैसेज कर देना। देखना नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो यहाँ पे सिंपल x कॉम अपन क्या लिखेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, m टोटल x कॉम m1 x1 प्लस m2 x2। इसी को डिफरेंशिएट करो तो वो m टोटल आएगा, और dx कॉम अपॉन dt इक्वल्स टू m1 dx1 अपॉन dt m2 dx2 अपॉन dt। ध्यान से देखोगे तो m टोटल और यहाँ से v कॉम बनेगा, सिंपल m1 v1 और इधर से m2 v2। तो v कॉम अपन सिंपल लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसको अपन को याद भी रखना है। अच्छा सोचो, यदि मैं इसी एक्सप्रेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं,
तो क्या एक्सेलरेशन का सिंबल बन जाएगा क्या, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं साइड में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख दूं, ए कॉम क्या आएगा बताओ, सिंपल आएगा m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अच्छा, इसी को यदि मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो इसी पे एरो लगा देंगे अपन दोनों तरफ। तो ए कॉम को यदि मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ये सिंपल वैसा ही है जैसे वी कॉम बराबर अपन ने लिखा था m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। नोट करना ये। चलो अभी इस पे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नोट कर लिए थे ना सभी। देखना, ये अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है y एंड x एक्सिस। यहाँ पे सिंपल 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और इसके पास वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप। एक कोई 5 केजी का ऑब्जेक्ट है जिसके पास वेलोसिटी है 3i कैप माइनस 4j कैप। तो तुमसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत आसान सा सवाल है।
19 आई कैप माइनस 14 जे कैप 6/7। ठीक है, देखते हैं। बहुत आसान है, मैं डायरेक्ट जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। 4 + 15 अपॉन 7 आई कैप प्लस 6 माइनस 20 डिवाइड बाई 7 जे कैप, यही आया होगा। तो वीकॉम का जो फाइनल आंसर है वो होगा 19/7 आई कैप प्लस माइनस 14/7 जे कैप। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब मुझे कुछ पॉइंट्स बताना था, ध्यान से देखना। बहुत ध्यान से देखना। जैसे सपोज करो ये कोई प्लैंक है इस तरीके का, ठीक है, ये अपने पास क्या है, प्लैंक। इसे मैं आइस पे रखा हुआ हूँ, आइस चारों तरफ है, आइस क्यूब या फिर आइस समझो, उस पे ऊपर ये रखे हुए हैं। और कोई इस प्लैंक पे आगे की तरफ मूव कर रहा है, आगे की तरफ। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आइस लगभग 0 फ्रिक्शन फोर्स ऑफर करता है, लगभग 0 फ्रिक्शन फोर्स, मतलब आइस पे चल पाना पॉसिबल नहीं है। लगभग स्मूथ सरफेस होता है, मतलब आइस का एग्जांपल लेने के पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि आखिर ये चीजें हो कैसे रही है। ठीक है, तो तुम बस सोच के मुझे ये बता दो कि जो इसका सीन कैसे बनेगा। मतलब जब ये मैन इस प्लैंक पे आगे की तरफ मूव कर रहा होगा तो क्या प्लैंक भी पीछे की तरफ मूव कर रहा होगा क्या? क्या लगता है ना? बिल्कुल सही सोच रहे हो। जब ये मैन आगे की तरफ मूव कर रहा होगा तो प्लैंक भी पीछे की तरफ मूव कर रहा होगा। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, समझते हैं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि प्लैंक को पीछे मूव होना हो रहा है। तो इसका आंसर मुझे इसका एफबीडी देगा। देखो, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा? ये मैन आगे की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? बोलो जल्दी। पीछे से। बहुत बढ़िया, कौन बोले हो? पीछे कैसे लगेगा भैया? आगे लगेगा ना रे, याद करो। मैन को मूव कौन कराता है? फ्रिक्शन ही मूव कराता है, इसमें कंफ्यूज मत हो। फ्रिक्शन इसमें किधर लगेगा? आगे। अच्छा, इस प्लैंक पे यदि मैं देखूं, इस प्लैंक को यदि मैं अच्छे से समझू देखूं, तो मैं कह सकता हूं कि इस प्लैंक पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? इस प्लैंक पे फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे। तभी तो इस प्लैंक पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो ये पीछे मूव कर रहा है क्योंकि इसके पास एक नेट फोर्स है। समझ रहे हो? इस प्लैंक के पास एक एफ नेट है, किस तरफ? पीछे डायरेक्शन में। इसके पास भी एफ नेट है, इसलिए आगे मूव कर रहा है। बट सॉरी, इसे यदि मैं कंप्लीट सिस्टम मानता हूं, इसे यदि मैं कंप्लीट सिस्टम मानता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कंप्लीट सिस्टम पे एफ नेट 0 है? बोलो। क्योंकि जैसे ही कंप्लीट सिस्टम मानोगे तो ये जो दोनों फोर्स है तो इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे, और एक्सटर्नली तो इस पे कुछ भी फोर्स लगा ही नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि इस सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो कितना है? 0। अच्छा, जब नेट फोर्स 0 है, इसका क्या मतलब है कि जो नेट सेंटर ऑफ मास जहां पे पहले था वहीं पे रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सोच के देखो। यदि मैं तुम्हें कहूं कि एफ नेट 0 है, तो एफ नेट 0 इसका सीधा सीधा मतलब तो ये हुआ ना कि ए कॉम 0 है। सही है क्या? ए कॉम ए नेट कितना है? 0। तो ए नेट 0 है, इसका मतलब सिंपल है कि सेंटर ऑफ मास जहां पे है वहीं पे रहेगा। सेंटर ऑफ मास में कोई डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसके ओवरऑल सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूं। इसी को मैं नेक्स्ट स्लाइड से तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, समझो। ये प्लैंक है, समझना, और यहाँ पे अभी ये मैन है। हो सकता है कि इनका सेंटर ऑफ मास अभी यहाँ पे हो, कहीं यहाँ पे हो इसका सेंटर ऑफ मास, अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। जब ये आगे मूव किए तो हो सकता है प्लैंक पीछे गया इस तरीके से, और ये यहाँ पे पहुंचा, फिर भी इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे है। फिर ये और आगे मूव करा, हो सकता है वो एंड वाले छोर पे पहुंच गया हो, ऐसा कुछ सीन बना हो, तो भी इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे है। तो तुम इस प्रॉपर पैटर्न, मतलब इस डायग्राम को अच्छे से थोड़ा ऑब्जर्व करो तो तुम्हें समझ में आएगा कि सेंटर ऑफ मास अपना लोकेशन चेंज नहीं किया है।
अब ये लोकेशन चेंज क्यों नहीं करा, तो मुझे समझ में आ रहा है कि इस सिस्टम पे एफ नेट का फोर्स कितना है, 0। तो सिस्टम पे एफ नेट का फोर्स 0, इसका मतलब कि या तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग होगा या तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा। लेकिन स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास को कैसे रहना होगा, रेस्ट पे। तो रेस्ट पे रहने का सीधा सीधा मतलब है कि जितना ये सेंटर ऑफ मास में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उतना ही प्लैंक को अपोजिट डायरेक्शन में जाकर उसे न्यूट्रलाइज करना होगा। क्या बात समझ पा रहे हो तुम? तुम्हें ये चीजें समझ में आ गई हो तो यस का मैसेज करो। रिपीट। देखो मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे यदि किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, तो किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0, इसका मतलब कि उसका सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होगा। यदि वो पहले से रेस्ट पे है तो लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की वजह से वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। सही है ना? एफ नेट 0 है तो। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इंडिविजुअली तो ये दोनों मूव कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली मूव कर रहे हैं बट उसका नेट समेशन 0 है। ये मुझे इस डायग्राम से समझ में आता है, जब इसका मैं सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट को लोकेट करता हूँ हर एक इंस्टेंट पे, तो मुझे समझ में आता है कि सेंटर ऑफ मास जहां पहले था वहीं पे बाद में भी है। रीजन भी समझ में आता है कि सिस्टम पे नेट फोर्स तो 0 है, और जब सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है तो उसमें कोई मोमेंटम नहीं होगा, कोई मोमेंटम नहीं होगा तो कोई फोर्स नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं होगा तो जहां सेंटर ऑफ मास पहले था वही बाद में भी है। क्या तुम समझ पा रहे हो? पहले ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करो। इसके ऊपर हेडिंग लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास हेडिंग लिख के पहले ये डायग्राम ड्रॉ करो, और फिर अगला नेक्स्ट स्लाइड पे भी डायग्राम है वो भी अपन ड्रॉ करेंगे। नहीं 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 नहीं, सेंटर ऑफ मास जो नेट है, नेट वो तो चेंज नहीं हो रही है ना, इंडिविजुअल वाले ही चेंज हो रहा है। लेकिन सोचो ना, चलो पहले नोट करो फिर बताता हूँ। उसका नेक्स्ट स्लाइड भी ड्रॉ करना है। नोट कर लिया तो डन का मैसेज करो। देखना ध्यान से, देखो m1 x1 m2 x2 m टोटल,
ध्यान से देखना, इसे मैं सिंपली चेंज फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इफ एफ नेट इक्वल्स टू 0, तो मैं कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा और ये किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहाँ पे सिंपल m1 डेल्टा x1, m2 डेल्टा x2 और बाकी जितने भी टर्म्स होंगे उन सभी का समेशन किसके बराबर होगा, 0 के। अब मैं इस रिजल्ट को याद करने वाला हूँ और इसको यूज करूंगा कैसे, वो ध्यान से देखो। तुम्हें समझ में आया ना कैसे किया, चेंज फॉर्मूला लगा दिया। चेंज फॉर्मूला तो पढ़ाया होगा ना, पढ़ाया हो ना, x इक्वल्स टू p पे पावर a या q पे पावर b, तो a बाहर आ जाता है डेल्टा p बाई p, ऐसा कुछ पढ़े हो क्या, नहीं पढ़े हो, पक्का, ठीक है बाद में देखेंगे फिर कभी। ठीक है बता दूंगा कभी। देखो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, दोनों तरफ से t कैंसिल कर दिया, तो इस तरफ आ जाएगा dx कॉम dx1 dx2, और इसी d को अपन ने डेल्टा से रिप्लेस कर दिया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। ये नोट कर लिए क्या, अब इस पे क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका एक शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट को अपन ध्यान रखेंगे। बेसिकली शॉर्टकट यहीं से निकल के आया है। तो देखो सबसे पहले तुम्हें इस टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो देख लो एक बार। जैसे सपोज करो एक बोट है और इस बोट पे ए और बी दो मैन इस तरफ खड़े हैं, इस तरीके से गिवन है। ऐसा बोला गया कि दोनों ने अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर ली, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाय द बोट, है ना। क्या करा गया, सिंपल कि ए एंड बी ने आपस में अपना पोजीशन चेंज कर लिया। एक का मास है 60 किलोग्राम और दूसरे का मास है 70 किलोग्राम, और मास ऑफ प्लैंक या बोट 100 किलोग्राम है, ऐसा अपन मानते हैं। और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक गिवन है 5 मीटर्स का। तुमसे बोला गया कि इफ ए एंड बी both are exchange their position, then calculate displacement by the man A by the man B और displacement by the boat। देखो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझना ध्यान से। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि A ने 5 मीटर ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचा या B ने 5 मीटर ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में ऐसा क्यों नहीं होता है, तुम इस डायग्राम को देखो। मैन यहाँ पे था, पहुंचा यहाँ पे, तो क्या इसने कंप्लीट एल लेंथ ट्रेवल करके पहुंचा क्या, रॉड मतलब इस प्लैंक के उस तरफ, तो बिल्कुल भी नहीं। ये एल से कम है। ये एल से कम कैसे है, देखो भले इस प्लैंक की लेंथ एल हो, बट ये एल से कम लेंथ ही ट्रेवल करके इस वाले एंड पे पहुंच गया। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी कुछ ऐसा हुआ होगा। तो मैं इंडिविजुअल जानना चाहता हूँ कि ए बी और बोट तीनों ने इंडिविजुअल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा। तुम्हें पहले बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, ये तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो, क्वेश्चन समझ में आ गया तो यस का मैसेज करना।
क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सिंपल, मुझे समझ में आ रहा है कि इस सिस्टम पे मैं तुमसे कहूं कि नेट फोर्स बताओ, तुम कहोगे सर इस सिस्टम पे तो नेट फोर्स 0 है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, राइट। करना क्या है, करना क्या है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन तुमने नोट कर लिया क्या? जल्दी से एक बार क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन नोट कर लियो तो डन का मैसेज कर दो। हाँ, ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट कैसे और कैसे अपन प्रोसीड करेंगे, ध्यान से सीखते हैं। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है। क्या ड्रॉ करना है? रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन तुम किसी एक सिस्टम से या किसी एक इधर भी कोई ऑब्जेक्ट होगा उससे तुम ड्रॉ कर सकते हो, और इस कंप्लीट सिस्टम को एक्स डिस्टेंस तुम डिस्प्लेस करोगे। कितना डिस्प्लेस करोगे? एक्स डिस्टेंस। और जो तुम्हें फाइनल में गिवन है वो तुम इसमें डायग्राम ड्रॉ करोगे। जैसे इसमें बोला कि बी और ए अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं, तो मैंने इस तरीके से एक्सचेंज करके ड्रॉ भी कर दिया, राइट। अब मैं क्या करूंगा कि इस वाले एक्सप्रेशन को लिखूंगा जो मैंने ये लिखा है साइड में, m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 m2, इन सभी का समेशन किसके बराबर होगा? 0 के। चलो देखते हैं। पहले बताओ बोट ने कितना डिस्प्लेसमेंट करा? तो 100 इंटू एक्स। 100 इंटू एक्स कैसे? देखो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, बाद में इसका यहाँ पे आ गया, तो इसके सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो एक्स के बराबर ही होगा ना। क्या बात समझ रहे हो? मैं यहाँ पे डेल्टा x1 लिखना चाह रहा हूँ, तो इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे आ गया, और बाद में यहाँ पे आया, तो इसके जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो x के बराबर ही है। तो मैं सिंपल क्या लिख दिया? 100 इंटू एक्स। तो यहाँ पे m1 x1 का काम हो गया, डेल्टा x1 का काम हो गया। अब मैं दूसरे वाले सिस्टम पे आता हूँ। दूसरा वाला सिस्टम ये मैन के लिए देखते हैं। मास है 60, अभी यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे चला गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? इसका डिस्प्लेसमेंट बेसिकली 5 प्लस एक्स हुआ है। एंड ये जो 70 किलोग्राम है, इसको तुम यदि समझो तो 70 किलोग्राम ने इस तरफ -5 ट्रेवल करा और इधर अपन ने x, ये -5 प्लस एक्स, और इन तीनों का समेशन 0 होगा। पहले ये जो मैं इक्वेशन लिखा हूं ये तुम्हें समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। करना क्या है? कंप्लीट सिस्टम को x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दो, और हर इंडिविजुअल के लिए चेक करो कि हर इंडिविजुअल ने कितना कितना डिस्प्लेसमेंट करा। जैसा पता है अपने को, इस डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मानेंगे, इस डायरेक्शन को अपन नेगेटिव मानेंगे। तो जो भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा उसको पॉजिटिव के साथ, और जो अपोजिट में करेगा उसको नेगेटिव के साथ लिखते जाएंगे, और सम करके उसको 0 के बराबर करेंगे। समझ में आया क्या? पहले तुम यहाँ तक बताओ, ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा, समझ में आया? इस पे अपन 4-5 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अपन x सॉल्व कर सकते हैं, टाइम भी हो गया। तो देखो यहाँ से जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो 100x प्लस 300 प्लस 60x माइनस 350 प्लस 70x इक्वल्स टू 0 के बराबर। डिस्टेंस को सिंपल x नहीं बोल सकते क्या? एक काम करते हैं ना, इस टॉपिक को अपन कल रिपीट करते हैं, टाइम भी कम है। तो ये पहले नोट कर लो, और यही डेटा मैं एक बार फोटो खींच लेता हूँ, कल इसी क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अभी ब्रेक ले लो, ब्रेक के बाद मतलब ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, इसी क्वेश्चन से मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, ठीक है? अभी कम टाइम में तो जल्दी जल्दी में खराब ना हो जाए। ब्रेक ले लो सभी, ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सर। उत्कर्ष, उत्कर्ष को मैं होस्ट बना देता हूँ, सर को ट्रांसफर कर देना, ठीक है? पहले मैं मीटिंग क्लोज